अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज के इस वीडियो में हम अपनी रोड टू वेब मास्टरी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और एक नई टेक्नोलॉजी के साथ इंट्रोडक्शन करेंगे। ये जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम है CSS3। जैसा कि इस प्लेलिस्ट के पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो कोई भी कामयाब वेब बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए हमें जो बेसिक टेक्नोलॉजी ज़रूरी होती हैं उनमें से एक CSS भी है। CSS स्टार्ट करने से पहले आपको HTML के कुछ बेसिक्स मालूम होने चाहिए, और अगर आपको नहीं मालूम तो इसी प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए ऊपर आई के बटन आपको शो हो रहा होगा, आप उसे प्रेस करें तो आप इस प्लेलिस्ट के ऊपर जंप आउट कर जाएंगे और आप वहां से इजीली ये तमाम लेक्चर्स को रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिबल नॉलेज के साथ आपको बताया हुआ है ईजी लैंग्वेज में, ताकि आपको HTML के बेसिक्स कवर्ड अप हों। इसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि हम लोग किस तरीके से एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास CSS3 है क्या चीज़। CSS का मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और ये जो इसके आगे 3 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है लेवल 3। CSS जो है हमारे पास एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है जो हमारे वेब पेजेस को स्टाइलाइज करने के लिए, उनके अंदर और ज़्यादा डिटेल ऐड ऑन करने के लिए काम आती है। एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि CSS हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि ये हमारे पास स्टाइलिंग लैंग्वेज है। स्टाइलिंग लैंग्वेज है और इसके साथ साथ जो इसकी हम लोग लाइंस लिखते हैं स्टाइलिंग की, वो सारी की सारी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती हैं। साइंटिक्स 6 का बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का है, जिसके अंदर हमारे पास डायरेक्टली एक सेलेक्टर है। सेलेक्टर हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं। सेलेक्टर जो है हम लोगों ने HTML के अंदर पढ़े हुए हैं, हमारे पास H1 टैग है, P टैग है, div है, साथ में और भी बहुत से डिफरेंट हमारे पास सेलेक्टर्स हो सकते हैं। सेलेक्टर्स के डायरेक्टली हमारे पास पैरेंथेसिस होती हैं। पैरेंथेसिस के बाद हम लोग जो अंदर हमारे पास लिखा हुआ है वो सारी की सारी हमारे पास स्टाइलिंग होती है। और सेलेक्टर्स जो भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल हम लोग एक H1 सेलेक्टर लेते हैं और या P सेलेक्टर लेते हैं और उसके अंदर हम लोग कलर अप्लाई कर देते हैं रेड, तो P टैग जितने भी आपके वेब पेज के अंदर जहाँ जहाँ यूज़ होगा तो उसका कलर ऑटोमेटिकली टर्न हो जाएगा रेड के अंदर। तो इस तरीके से हम लोग अपने सेलेक्टर्स को यूज़ करते हुए अपने एलिमेंट्स को टारगेट करते हैं और उनके ऊपर हम लोग स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। अब इन सेलेक्टर के अंदर हम लोग जहाँ पे हमने कलर रेड लिखा हुआ है, हम लोग इसके अंदर मल्टीपल स्टाइलिंग और भी लिख सकते हैं, और वो सारी की सारी उस P टैग के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी जो जो इस वेब पेज के ऊपर मौजूद होगा। हमारे पास 3 किस्म के सेलेक्टर्स होते हैं: एलिमेंट सेलेक्टर्स, क्लास सेलेक्टर और ID सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर देखें तो एलिमेंट हमारे पास कोई भी HTML के टैग हो सकता है, जस्ट लाइक ए हेडर, हमारे पास मेन टैग, उसके साथ साथ H1 टैग, P टैग, मल्टीपल जो हमारे पास टैग्स होते हैं, जो डायरेक्ट टैग्स हम लोग होते हैं, हम लोग उनको ही सेलेक्टर जो है उनको एलिमेंट सेलेक्टर कर सकते हैं। तो जो भी हम लोग स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ पे वो टैग यूज़ होगा तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर वो सिलेक्शन, उसके ऊपर वो स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। अब क्लास सेलेक्टर की बात करें तो सिमिलरली जब हमारे पास कुछ इस तरह के केस सिनेरियोज आते हैं कि हम लोग फॉर एग्जांपल मल्टीपल हमारे पास डिव बनी हुई हैं और उसको हम लोग स्टाइल करना चाह रहे हैं, कि हम लोग कुछ मखसूस डिव्स को स्टाइलिंग देना चाह रहे हैं, तो हम लोग उसको क्लास भी दे सकते हैं। अगर हम लोग उसको क्लास दे देंगे तो क्लास से हम लोग उसको CSS के अंदर रेफरेंस दे रहे हैं, कि जहाँ पे भी जिस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जहाँ पर भी ये रेड क्लास हो तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई कर दे। तो हम लोग जैसे भी डॉट रेड, हालांकि मैंने इसमें डॉट रेड नाम दिया है और उसके अंदर कलर हम लोगों ने ब्लू कर दिए, तो ये हम लोगों ने एक तरह का लॉजिकल एरर किया है, लेकिन इसको फिर भी हम लोग बस बताने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कि किस तरीके से हम लोग स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। तो कहीं भी अब डिव अप्लाई, कहीं भी डिव होगी और उसके साथ में क्लास रेड होगी तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। अब सिमिलरली हमारे पास तीसरा सेलेक्टर है जो कि है ID सेलेक्टर। ID सेलेक्टर का भी सेम साइंटेक्स है, बस क्लास की जगह यहाँ पे ID आ जाता है और यहाँ पे डॉट की जगह हैश आ जाता है। अब एक सवाल आएगा कि हम लोग ID और क्लास का साइंटेक्स सेम है, स्टाइलिंग सेम है, तो हम लोगों को ये दोनों चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है? इसका आंसर ये है कि ID हमारे पास वेब पेज के अंदर यूनिक होती है और एक ही होती है, जबकि क्लासेस जो हम लोग मल्टीपल अप्लाई कर सकते हैं। कि अगर हमारे पास कोई इस तरीके की डिव है जिसके ऊपर हम लोग मल्टीपल क्लासेस अप्लाई करें तो हम लोग क्लास वाली
मेथडोलॉजी को अप्लाई करेंगे। और अगर हमारे पास वो जो सेक्शन है या कोई इस तरह का एलिमेंट है जो यूनिक है और उसकी स्टाइलिंग किसी और के पास नहीं है, तो हम लोग उसको आईडी का इस्तेमाल करेंगे। ये अब हम लोगों ने देख चुके हैं कि किस तरीके से डिफरेंट सेलेक्टर्स को यूज़ करते हुए हम अपनी स्टाइलिंग को अप्लाई करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि हम लोग ये जो CSS हम लोग लिखेंगे, स्टाइलिंग हम लिखेंगे, तो हम लोग इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास CSS को इम्प्लीमेंट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला इनलाइन स्टाइलिंग, सेकंड इंटरनल स्टाइलिंग एंड थर्ड इज़ एक्सटर्नल स्टाइलिंग। इंटरनल स्टाइलिंग को स्टाइल एलिमेंट का भी बोला जाता है। अब ये क्यों बोला जाता है, ये आगे हम जाके देखते हैं। सबसे पहले आएगा इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग के अंदर हमारे पास जो भी एलिमेंट हमारा मौजूद होता है, हम उसी के अंदर इस स्टाइल का कीवर्ड या एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, और डबल कोटेशन ये जो हमारे पास मार्क्स हैं, हम इसी के अंदर जो भी स्टाइलिंग हमने लिखनी होती है हम डायरेक्टली लिख देते हैं। ये एक तरह की एक लिहाज से अच्छी अप्रोच भी है और एक लिहाज से बुरी अप्रोच भी है। अच्छी अप्रोच किस तरीके से है कि आप जो भी स्टाइलिंग कर रहे हैं वो डायरेक्टली अपने स्टाइल उस एलिमेंट के अंदर कर रहे हैं। जबकि बुरी इस वजह से है कि हम लोग, हमारा CSS का मकसद और हमारा HTML का मकसद अलग-अलग है। HTML के अंदर हम लोगों ने जैसे देखा था, हम लोग स्ट्रक्चरिंग करते हैं, और स्टाइलिंग के अंदर हम लोग उसको फिज़िकल, उसकी जो हम लोग खूबसूरती हम उसके ऊपर काम करते हैं। जबकि अब हम लोग इस तरफ देखें तो हमारी वेबसाइट जो है इस वजह से स्लो लोड होगी, क्योंकि हमारा जो CSS का कोड है वो भी हमने इसके अंदर एम्बेड किया हुआ है। तो इस वजह से हमारे डॉक्यूमेंट का साइज़ भी बढ़ जाएगा। और इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि अगर हम लोगों ने एक स्टाइलिंग हमने P टैग पे अप्लाई की है, तो वो सिर्फ इसी P टैग तक ही महदूद रहेगी। अगर मैंने किसी और P टैग के ऊपर भी वही स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, तो मुझे सारा का सारा स्टाइल कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। अब इसका एक स्लाइटली बेटर वर्जन है, जिसको हम लोग इंटरनल स्टाइलिंग कहते हैं या स्टाइल एलिमेंट की स्टाइलिंग कहते हैं, जो कि हमारे हेड के टैग के अंदर इस्तेमाल होती है। हेड के टैग के अंदर हम लोग एक अलग स्टाइल का एलिमेंट बनाते हैं, जिसके अंदर हम लोग अपनी सारी की सारी CSS की स्टाइलिंग करते हैं। अब इसका भी वही ड्रॉबैक है कि हमारे पेज का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है, और हमारे वेब पेज मोस्टली स्लो लोड होते हैं, क्योंकि हमारे जो वेब पेज की स्टाइलिंग होती है हम वो उसी पेज के ऊपर कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ इसका एक और ड्रॉबैक है, वो ये कि जो स्टाइलिंग हम लोग एक वेब पेज को अलॉट कर देते हैं या हम इसको डिज़ाइन कर देते हैं, तो वो सिर्फ उसी पेज तक महदूद होती है। हम लोग उसको अगर किसी और पेज के साथ भी लिंक करना चाहें तो वो उसके साथ नहीं हो सकेगी, क्योंकि वो सारी की सारी स्टाइलिंग आपके हेड टैग के अंदर मौजूद होगी। अब हमारे पास जो मेथड आता है इम्प्लीमेंटेशन का, जो कि बहुत एफिशिएंट मेथड भी है, वो है एक्सटर्नल स्टाइलिंग। इससे आपका जो वेब पेज है उसकी कोडिंग या जो भी आप उसके ऊपर डॉक्यूमेंट सारी उसकी लिखेंगे, तो वो सारा का सारा क्लीन फॉर्म में होगा। इसमें क्या होगा कि हेड के अंदर हम लोगों को लिंक करना पड़ेगा अपने CSS की जो फाइल होगी, कोई भी नाम हो सकता है, स्टाइल या कोई भी व्हाट्सएवर नाम, और उसके अंदर हम लोग उसके पहले href के अंदर हम उसकी पाथ देंगे। अगर वो किसी फोल्डर के अंदर मौजूद है तो हम उसकी बात देंगे, और अगर उसी रूट डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है तो हम लोग उसका सिंपल नाम लिख देंगे। जब हम इसको लिंक कर चुकेंगे, तो अब हम लोग उसके ऊपर जब भी स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे, तो वो इजीली हमारे पास HTML का कोड अलहदा और हमारे पास CSS का काम अलहदा होगा। और इसका एक और बेनिफिट ये भी है कि हमारे पास जो हमारी वेब पेज का साइज़ होगा वो भी कम होगा, और सेकेंडली हम लोग जो रीयूजेबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। अगर हम चाहें तो यही style.css के अंदर जो भी हमारे पास स्टाइलिंग हुई हुई है, हम किसी और वेब के पेज के ऊपर भी अप्लाई करना चाहें तो हम उसको ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं बाय लिंकिंग इन द हेड टैग। ठीक है, तो आए चलते हैं हम लोग इन स्टाइलिंग को कुछ हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो ये हमारा लाइव सर्वर ऑन हो चुका है, और ये हमारे पास HTML का एक बेसिक सा टेम्पलेट मौजूद है। तो सबसे पहले हम लोग एक सिंपल सा P टैग बना लेते हैं, और उसके अंदर हम लोग कोई भी डमी टेक्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने थोड़ा सा डमी टेक्स्ट लिखा तो आपके सामने ये चीज़ मौजूद हो चुकी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग के अंदर हम लोगों ने कहा था कि हम लोग स्टाइल के अंदर जाके जो भी कलर हम लोग इसको या कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। अब जैसे ही मैं इसको ब्लू करता हूँ या इसको मैं रेड करता हूँ जो प्रोमिनेंट होगा, तो आप देख सकते हैं ये मेरा कलर इसका चेंज हो चुका है।
तो ये मेरे पास एग्जांपल है पी टैग की। अब मैंने आपको कहा था कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास बाकी भी जितने भी पी टैग्स हों उनके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई हो, तो मुझे क्या करना पड़ा था, मुझे इसी सेम स्टाइल को कॉपी करना पड़ा था। अब इस प्रॉब्लम को ओवरराइड करने के लिए हम लोगों ने कहा कि हम लोग एक किस तरह की स्टाइलिंग करते हैं जिसके अंदर हम लोग ईजीली एक टैग के ऊपर अप्लाई करें और ऑटोमेटिकली सब पे अप्लाई हो जाए। अब उसको करने के लिए हमारे पास दो तरीक़ों से हो सकता है। सबसे पहले हम लोग इंटरनल सीएसएस की तरफ जाएंगे। अब वो हमने कहा था कि हेड टैग के अंदर हम लोगों को स्टाइल का एलिमेंट बनाना पड़ता है और उसके अंदर अपनी सारी की सारी स्टाइलिंग लिखनी पड़ती है। जो बेसिक साइंटेक्स था हमारे पास वो ये था कि सबसे पहले हम लोगों ने सिलेक्टर लिखना था। इस केस में हमारे पास सिलेक्टर पी टैग है तो हम पी लिखेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर हमने जो भी स्टाइलें लिखनी है हम लोग वो लिखेंगे। तो हम लोग चाह रहे थे कि हमारा कलर रेड हो जाए, तो हम इसको सेव करते हैं और देखिए आप कि हमारा ऑटोमेटिकली कलर रेंडर हो चुका है, हमारा कलर रेड हो चुका है। अब मैं मल्टीपल जितनी भी इसकी कॉपीज़ बना लूँ तो ऑटोमेटिकली वो ये सारे के सारों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना सबसे पहले सेलेक्टर भी देख लिया और स्टाइलिंग का मेथड भी देख लिया। तो अब हम लोग इसी चीज़ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं और हम लोग अब थोड़ा सा क्लासेस की थ्रू जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अब मैं एक क्लास बनाता हूँ और उसको मैं वैसे ही दे देता हूँ डमी कलर के नाम की। ठीक है, ये मैंने एक क्लास बनाई। अब मैं डॉट नहीं लगाना, सॉरी, आपने यहाँ पे सिंपल क्लास का नाम दिया और अब आप जाके जब भी स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे और उसको कोई भी कलर दे दें, जस्ट लाइक मैं ब्लू कलर देता हूँ और सेव करता हूँ, तो आप ये देखें कि इसके ऊपर ब्लू कलर अप्लाई हो चुका है। अब आप ये चीज़ सोचेंगे कि हम लोगों ने पी टैग दिया हुआ है वो रेड है और डमी कलर जिस क्लास हमने दी हुई है इसको हमने कलर ब्लू दिया हुआ है, तो इसने ओवरराइड क्यों कर दिया? तो इसका रीज़न ये है कि हमारे पास अगर हम लोग देखें तो हमारे पास हर चीज़ की प्रायोरिटी होती है। अब इस केस में जो हमारे पास जब हम स्टाइलिंग की बात करें तो हमारे पास जो प्रायोरिटीज़ अप्लाई होती हैं वो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारे पास सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी जो होती है वो हमारे पास होती है एलिमेंट्स, मतलब कि जो हम लोग हमारे पास ना एलिमेंट्स टैग जो होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास एलिमेंट टैग जितने भी ज़्यादा हैं, जिस तरीके से पी है, हेडर है, कुछ भी है, तो ये सारे। और फिर सेकंड लेवल पे मीडियम पे हमारे पास आ जाता है क्लासेस, ठीक है, जो हम लोग क्लासेस अप्लाई करते हैं। अब सिमिलरली अगर मैं इसको किसी को आईडी देता हूँ, इसी को आईडी देने की कोशिश करता हूँ और आईडी मैं दे देता हूँ कि माय कलर के नाम की मैं एक आईडी दे देता हूँ और मैं इसको कलर अप्लाई कर देता हूँ, जस्ट लाइक कलर पिंक कर देता हूँ और मैं जैसे ही सेव करूँगा तो आप देखें इसका कलर पिंक हो चुका है। अगर पिंक आपको प्रोमिनेंट नहीं शो हो रहा तो हम लोग इसको ग्रीन कर लेते हैं, तो देखें ये ग्रीन कलर हो चुका है। अब इस केस में हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास टॉप प्रायोरिटी जो भी होती है हमारे पास वो आईडीज़ की होती है, क्योंकि आईडी ज़्यादा क्लोजेस्ट होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ प्रायोरिटीज़ थी, क्योंकि आपको इस चीज़ का फेस करना पड़ेगा कि आगे जाके मल्टीपल क्लासेस होंगी तो आगे इशू आ सकता है। आप ये सोचें कि हमारे पास ये हम लोगों ने स्टाइलिंग तो अप्लाई कर दी लेकिन ये अप्लाई क्यों नहीं हो रही, हो सकता है किसी और एलिमेंट ने उसको ओवरराइड किया हो, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके की कोई स्टाइलिंग्स थी। इसको मैं दोबारा से रिमूव कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब ये था हमारे पास इनलाइन स्टाइलिंग। अब हम यही स्टाइलिंग, सेम स्टाइलिंग को अगर हम लोग किसी एक फ़ाइल के अंदर करें तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोगों ने एक लिंक बनाना, उसके अंदर हम लोगों ने उसका रिलेशन बताना है, हम लोगों ने बता देना है कि स्टाइल शीट है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे बताना पड़ेगा href के अंदर उस फाइल का पाथ देना पड़ेगा। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। अब इसके अंदर पाथ देना पड़ेगा। अब करंटली अगर मैं देखूँ तो मेरे पास मल्टीपल फाइल्स पड़ी हुई हैं लेकिन एक style.css है, तो मैं यहाँ पे सिंपली ./style.css करूँ तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है। इससे क्या होता है कि सबसे पहले डॉट से ये बताता है कि भाई जो आपकी रूट डायरेक्टरी है जहाँ पे इंडेक्स पड़ा हुआ है उसी के अंदर आप सर्च करो style.css। अब मैं सेव करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने अपनी कोई फ़ाइल लिखी ही नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे इसके अंदर जो भी स्टाइलिंग करूँगा, जस्ट लाइक कलर को मैं ब्राउन कर देता हूँ, ठीक है, और इसका थोड़ा सा मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ तो आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो ये मैंने इसके ऊपर पी टैग अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग इसके ऊपर क्लासेस को भी यूज़ कर सकते हैं। क्लासेस के लिए हम लोगों ने कहा था हम डॉट यूज़ करते हैं, तो हम लोग कोई भी
यहाँ पे हम लोग क्लास अप्लाई कर देते हैं। जस्ट लाइक इसका मैं कलर जो है ब्लू कर देता हूँ और फॉन्ट को यही रहने देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आप देखिएगा कि हमारे पास ये आउटपुट आ रही है। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोग सिर्फ कलर्स की बात कर रहे हैं, हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो लेफ़्ट साइड पे होती हैं और ये इनकी वैल्यूज़ होती हैं। तो इस तरह के हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं और वैल्यूज़ हैं और डिफरेंट तरीक़ों में, डिफरेंट सिनेरियोज़ में हम लोग उनको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग जिसको डिस्कस करते हैं वो है कलर। अभी तक मैं जो नाम ले रहा हूँ वो सारे के सारे स्पेसिफिक नाम के थ्रू कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट लाइक ब्राउन, रेड, पिंक, क्रिम्सन। कोई भी मैं कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये उस कलर में जा रहा है। लेकिन इन केस मैं चाहता हूँ कि कोई स्पेसिफिक कलर मुझे चाहिए, तो मेरे पास कितने टाइप्स हैं कि मैं कलर्स को एक्सेस कर सकता हूँ। उसमें सबसे पहली हमारे पास ये नेम वाली जो हम देख चुके हैं, फिर उसके बाद सेकंड आती है हमारे पास RGB। ये एक फंक्शन होता है, तो इसको हम लोगों को पैरेंथेसिस के अंदर, राउंड पैरेंथेसिस के अंदर हमें इसको इनक्लोज करना पड़ता है ब्रैकेट्स के अंदर। और अब इसके अंदर हमारे पास 3 पैरामीटर्स हमने पास करवाने होते हैं। सबसे पहले हम लोगों को बताना होता है कि हमारे पास कितना परसेंट या कितना नंबर ऑफ़ हमारे पास रेड है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 255 होती है और मिनिमम वैल्यू हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि मिनिमम वैल्यू मेरे पास 0 होगी जो डार्केस्ट पार्ट है, और मैक्स वैल्यू मेरे पास 255 होगी। ठीक है, तो हमारे पास, हमें पता है कि इन RGB इन 3 कलर से मिलके हमारे पास मिलियंस ऑफ कलर्स बनते हैं। तो सबसे पहले मैं R की वैल्यू दे देता हूँ 255, फिर उसके बाद मैं ग्रीन की वैल्यू दे देता हूँ 255 और ब्लू की वैल्यू 0 देता हूँ और सेव करता हूँ, तो ये मेरे पास एक तरह का येलो कलर आएगा। अगर इसकी मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ, सपोज़ 100 दे देता हूँ, अब सेव करता हूँ, तो अभी भी कोई 100 का ही शेड है। ठीक है, क्योंकि ये 100 का शेड है। अगर इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, जस्ट लाइक इसको मैं इस तरह का कलर करता हूँ और सेव करता हूँ, देखिए इसका कलर चेंज हो गया 9, 161, 164। और अगर मैं इसको 255 और 255 ही दूँ, तो ये मेरे पास मैक्सिमम कलर बनेगा जो कि वाइट कलर होगा मेरे पास। ठीक है, अब ये मेरे पास वाइट कलर नज़र नहीं आएगा आपको, लेकिन ये वाइट कलर है। और 00 का मतलब कि मेरे पास डार्केस्ट कलर जो कि ब्लैक है। अगर मैं कोई रेड कलर देना चाह रहा हूँ या रेड कलर देना चाह रहा हूँ, तो सपोज़ मैं इन दोनों को 0 रख के प्योर रेड मेरे पास कलर आ जाएगा, और ये देखिए प्योर रेड कलर आ चुका है। अब इसी के साथ साथ जिस तरीके से RGB है, इसी का एक नेक्स्ट वेरिएंट है मेरे पास जो कि है RGBA। अब इसके अंदर A का मतलब होता है अल्फ़ा। अल्फ़ा से मुराद क्या, मेरे पास कोई ट्रांसपेरेंसी भी होगी। अल्फ़ा की जो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1। अल्फ़ा की मेरे पास जो मैक्स मिन वैल्यू है वो 0 होती है, और मैक्स वैल्यू मेरे पास इस केस में 1 होती है, मतलब कि परसेंटेज। मैं कॉमा देता हूँ और 0.7 लिखता हूँ, सपोज सेव करता हूँ, तो ये थोड़ा सा आपको फेडेड आएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और कम करता हूँ, 0.2 करता हूँ, तो ये और ज़्यादा फेड होगा। तो ये मेरी इसकी ओपेसिटी है। ठीक है, इसको 9 करूँगा तो 90% ये फुल हो जाएगा, और 1 करूँगा तो बिल्कुल फुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह की है। फिर मेरे पास मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो यूज़ होता है, वो कलर स्कीम जो यूज़ होती है वो होती है हेक्सा कोड, हेक्स कोड, जिसको हम लोग हैश लगा के उसके आगे 6 हम लोग वैल्यूज़ डालते हैं। अब 6 वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, वो 1 वेरी करती हैं 0 to 9, और उसके आगे ABCDE और F। ठीक है, हमारे पास F मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये हेक्स बिट कोड्स होते हैं जो कि 16 बिट्स तक होते हैं, जो 0 से लेके 16 होते हैं, और 0 से 9 तक तो हेक्साडेसिमल आपका डेसिमल नंबर ही चलता है जो कि 0 to 9 होता है, और उससे आगे आपके पास आपका ABC शुरू हो जाता है। अगर मैं इसको कमेंट में लिख दूं तो आपको इजीली आसानी रहेगी कि हमारे पास 0 से 9 तक नंबर्स होते हैं, और 10 को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, A से, 11 को करते हैं हम लोग B से, इसी तरीके से 12 को हम लोग करते हैं C से, और 13 को हम लोग करते हैं D से, और हमारे पास 14 हमारे पास होता है CD, और उसके बाद E, और लास्ट में हमारे पास मैक्स वैल्यू 15। ठीक है, जो हमारे पास F होता है 0 से 50F, मतलब कि हमारे पास 16 टोटल वैल्यूज़ होती हैं। तो हम लोग अगर इस चीज़ को देखें FFF, अब इसमें ये जो पहली 2 वैल्यूज़ है ये रेड को डिनोट कर रही हैं, सेकंड 2 जो है मेरे पास ग्रीन को कर रही हैं, और लास्ट मेरे पास ब्लू को कर रही हैं। अगर मैंने आपको जैसे बताया था RGB के अंदर कि अगर हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे पास प्योर रेड कलर आए, तो मैं अगर इसको FF करके आगे ज़ीरोज़ डाल दूँ,
तो देखिए मेरे पास प्योर रेड कलर आ गया। इसी तरीके से अगर मैं सारा 0 0 करूँ तो ब्लैक हो जाएगा, और मिड वाला अगर मैं एफ करूँ तो ये मेरे पास ग्रीन हो जाएगा। तो मतलब मेरे पास इस तरीके से मल्टीपल कोड मेरे पास मौजूद होते हैं। मैं जिस तरह का चाहूँ मैं कोड लिख सकता हूँ, वो हेक्स कोड के अंदर यूज़ होता है। तो ये थी हमारे पास कुछ कलर स्कीम्स या कुछ कलर के मैथडोलॉजीज़ जिनके थ्रू हम लोग कलर्स को अप्लाई करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं हमारे पास वो है बॉक्स मॉडल। अब बॉक्स मॉडल क्या चीज़ होती है, अब हम लोग उसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए मैं सबसे पहले जाके एक डिव क्लास बना लेता हूँ, एक डिव बनाता हूँ और उसको मैं एक क्लास दे देता हूँ। क्लास में उसको दे देता हूँ बॉक्स की, ठीक है। अब मैं बॉक्स की उसको मैंने क्लास दे दी। अब मैं इसके अंदर स्टाइलिंग अप्लाई करता हूँ, तो डॉट बॉक्स, अब इसको मैं सबसे पहले हाइट दे देता हूँ जस्ट लाइक 200 पिक्सल्स, इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल, इसको मैं मार्जिन दे देता हूँ 50 पिक्सल, पैडिंग दे देता हूँ 20 पिक्सल, उसके बाद बॉर्डर में दे देता हूँ 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लू दे देता हूँ, और साथ में बैकग्राउंड जो कलर है मैं उसको क्रिम्सन दे देता हूँ, ठीक है, या कोरल भी चलेगा। अब इस तरीके से आपके पास बहुत बड़ा सारा बॉक्स आ रहा है। इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है क्योंकि मैंने एक तो इसको जूम भी काफ़ी किया हुआ है। तो इस तरह का मेरे पास एक बॉक्स आ चुका है जिसके अंदर ये मैंने उसको बॉर्डर दिया, मार्जिन दी, पैडिंग दी। अब ये हम लोग देखते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें, अब इस चीज़ के ऊपर आपने फोकस नहीं करना कि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अचानक से प्रॉपर्टीज़ लिख दी हैं, लेकिन अभी हम लोग जो बॉक्स मॉडल समझने जा रहे हैं अभी हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। ये हम लोगों ने जो बॉक्स बना लिया है, अब इसको चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो बॉक्स इसके ऊपर हम मॉडल की बात कर रहे हैं उसको चेक करने के लिए सबसे पहले इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे अपने ब्राउज़र के ऊपर, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, तो ये हमारे पास हमारा बॉक्स ओपन हो जाएगा। और अब हम इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो ये हमारा बॉक्स मॉडल आ चुका है। अब बॉक्स मॉडल को अगर हम गौर से देखें तो सबसे पहले हमारे पास ये 200 बाई 200 है जो कि हमारी हाइट और विड्थ है, जो हमारा ओरिजिनल कंटेंट है। उसके बाद इसके ऊपर जो पैडिंग अप्लाई हुई हुई है वो है, पैडिंग कहते हैं इनर स्पेस को। फिर उसके बाद हमारा जो बॉर्डर है वो अप्लाइड है, और उसके बाद उसके ऊपर मार्जिन जो अप्लाइड है टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट से। तो इस तरीके से हमारा जो भी हम लोग बॉक्स बनाएंगे या हमारे पास कोई भी एलिमेंट होगा तो उसका बॉर्डर आपके पास एक बॉक्स मॉडल बनता है जो कि ये चीज़ है। अब ओरिजिनल कंटेंट आपका ये है जो इसके अंदर है, और इसके अंदर ये जो पैडिंग आप देख रहे हैं तो ये पैडिंग आपको हाईलाइट साथ साथ हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग बॉक्स मॉडल कहते हैं, और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो इस वजह से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हम लोगों ने अपने HTML को साथ रखते हुए अपने CSS को देखा, हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी, और हम लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरीके से अपने स्टाइल को इन्हांस कर सकते हैं। कलर स्कीम्स हम लोगों ने देखी कि कलर्स को हम लोग कितने टाइप से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आने वाली क्लासेस में हम लोग और भी एडवांस चीज़ें देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।